दीपिका के साथ आखिर उस रात क्या हुआ था? पति ऋतिक अब फूट फूट कर जेल में क्यों रो रहा है? जिस पत्नी से इतना प्यार करता था, उसके पैर दबाता था, उसकी केयर करता था, आखिर क्यों हालात यहां तक पहुंच गए? एक गलती और दो परिवार अब दिन रात रोने पर मजबूर। आखिर कैसे हो गए? एक कमरे में 12 बजे रात के बाद आखिर किस बात पर ऋतिक और दीपिका एक दूसरे से झगड़ने लगी थी? दीपिका के नाम पर ससुर ने जब इतनी प्रॉपर्टी खरीदी थी तो फिर 50 लाख और फॉर्च्यूनर दहेज क्यों चाहिए था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मारपीट की ओर इशारा करते हैं, ऐसा डॉक्टर्स ने क्यों कहा? और अब सबसे बड़ा सवाल कि दीपिका के घर वालों की ओर से सुनाई गई आपबीती तो आ गई, मगर ससुराल पक्ष से अभी तक कोई थियरी क्यों नहीं पेश की गई? ये सारी कहानी सुनेंगे आज के क्राइम कथा के इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक सुनेंगे ताकि पूरे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत दरअसल किसी भी संदिग्ध मौत के मामले में शुरुआती दौर सबसे ज्यादा उलझन भरा होता है, क्योंकि उस समय भावनाएं भी चरम पर होती हैं और आरोप भी। एक पक्ष अपनी पीड़ा बताता है तो दूसरा पक्ष अक्सर कानूनी प्रक्रिया या फिर गिरफ्तारी की वजह से खुलकर सामने नहीं आ पाता। ऐसे में सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता होता है: सबूत, पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की पड़ताल। और इस पूरे मामले में अभी तक कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। ये मामला है दीपिका नागर की संदिग्ध मौत का। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि दीपिका के इस मामले को किसी तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाए। दीपिका की मौत हुई है और ये बेहद निंदनीय है जिस तरीके के आरोप लगे हैं। शादी को अभी लगभग 14 महीने ही हुए थे। एक परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ अब जेल में बंद पति ऋतिक की ओर से उसके ताऊ के जरिए उस रात की कहानी को सामने लाने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। यही वजह है कि मामला सिर्फ एक आरोप या एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब हर छोटी बात जांच का एक हिस्सा बन चुकी है। बताया जा रहा है कि दीपिका की मौत के आरोप में जेल में बंद पति ऋतिक से उसके ताऊ सुरेश कुमार मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान कथित तौर पर ऋतिक भावुक हो गया और रोने लगा। ताऊ सुरेश के मुताबिक ऋतिक ने उनसे कहा, ताऊ जी, हमारे बीच पहले से कोई बड़ा विवाद नहीं था। पिछले 13 मई से परिवार में एक और परेशानी चल रही थी। मेरी चाची अस्पताल में भर्ती थी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मां लगातार अस्पताल में थी। घर पर रिश्तेदारों और मेहमानों का आना जाना लगा था। ऐसे में घर का काफी काम दीपिका संभाल रही थी। ताऊ के मुताबिक ऋतिक ने कहा कि लगातार काम के दबाव के कारण दीपिका परेशान हो चुकी थी और फिर 17 और 18 मई की देर रात करीब 11:30 से 12 के बीच दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कथित तौर पर बहस इस बात पर थी कि सारा काम मैं अकेले कर रही हूं, कोई घर का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हाथ बटाता हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अब दावा है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, क्योंकि दीपिका और ऋतिक एक दूसरे से बेहद ज्यादा प्यार करते थे। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियोस भी उनके सामने आए हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य वैवाहिक बहस थी या फिर इसके पीछे कुछ और राज था? क्या बहस के बाद हालात सामान्य हो गए थे या घटनाक्रम ने अचानक कोई खतरनाक मोड़ ले लिया? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है। उधर दीपिका के पिता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को परिवार की ओर से पूरी तरह गलत बताया जा रहा है। ऋतिक के ताऊ सुरेश कुमार ने दावा किया कि शादी किसी दहेज के लालच में नहीं हुई थी। उनकी माने तो ऋतिक परिवार का इकलौता बेटा है और दीपिका की शिक्षा व व्यक्तिगत को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर ये रिश्ता तय किया गया था। ताऊ का दावा है कि दीपिका के नाम पर जलपुरा इलाके में एक विला और कॉलोनी के अंदर 2 प्लॉट खरीदे गए थे। उन्होंने दावा किया कि इनकी रजिस्ट्री परिवार के पास अभी भी मौजूद है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि दीपिका पढ़ी लिखी थी और इसी वजह से परिवार की योजना थी कि नए बन रहे बड़े स्कूल की जिम्मेदारी भविष्य में उन्हें ही सौंपी जाए। दावे के मुताबिक ससुर मनोज उर्फ विनोद एक बड़ा स्कूल तैयार करा रहे थे और चाहते थे कि आगे चलकर दीपिका उसकी जिम्मेदारी संभालें। अगर ये दावे सही हैं,
तो फिर एक नया सवाल पैदा होता है। जब बहू के नाम पर कथित तौर पर संपत्ति खरीदी गई और भविष्य की योजनाएं बनाई जा रही थी, तब क्या वास्तव में दहेज की मांग जैसी बात थी या फिर तस्वीर कुछ और है? हालांकि यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये दावे फिलहाल परिवार की ओर से किए गए हैं और जांच एजेंसियां इन बातों की सत्यता की पड़ताल कर सकती हैं। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पति पत्नी के कुछ निजी पलों के वीडियो भी आने लगे हैं। एक वीडियो में कथित तौर पर ऋतिक अपनी पत्नी दीपिका के पैर दबाते हुए, नेल पॉलिश लगाते हुए और उनके प्रति स्नेह दिखाते हुए नजर आते हैं। इन वीडियो को लेकर ताऊ सुरेश ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम था और इससे पहले परिवार या समाज में किसी बड़े विवाद या पंचायत जैसी स्थिति की जानकारी भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर दिखने वाले कुछ पल क्या किसी रिश्ते की पूरी सच्चाई को बयां कर सकते हैं? यह सवाल भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि दूसरी तरफ दीपिका के पिता की कहानी बेहद दर्दनाक और गंभीर आरोपों से भरी हुई है। रोते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी ने कई बार फोन करके प्रताड़ना की बात उनसे बताई थी। उनका आरोप है कि घटना वाले दिन भी बेटी का फोन आया था। इसके बाद वह अपने साले बाबूराम भाटी के साथ वहां पर पहुंचे थे और बेटी को समझाकर लौट आए। दीपिका के पिता का दावा है कि उनके वहां से जाने के लगभग आधे घंटे बाद यह घटना हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी के साथ मारपीट की गई थी, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और बाद में उसकी हत्या की गई थी और शव को किसी तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे ये जानबूझकर अपनी दी गई जान है। दीपिका के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और अतिरिक्त पैसों की मांग को लेकर दबाव बनाया जाता था। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अदालत में या अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। अब यह मामला सिर्फ आरोप बनाम आरोप नहीं रह जाता है, क्योंकि बीच में आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और पुलिस की कार्रवाई। मायके पक्ष की शिकायत और शुरुआती साक्ष्यों में यह आधार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति ऋतिक, ससुर और चचिया ससुर जो कहे जाते हैं, उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है, यानी अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला। और यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, क्योंकि एक तरफ जेल में बैठा पति अपने ताऊ के जरिए अलग कहानी बताता है, दूसरी तरफ पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और एक परिवार कह रहा है हमारी बेटी को मार दिया गया, दूसरा परिवार कह रहा है कि हम पर लगाए गए आरोप सारे गलत हैं। लेकिन इन दोनों कहानियों के बीच जो तीसरी कहानी वो है सबूतों की कहानी, और आखिर में अदालत फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच ही तय कर पाएंगे कि उस रात आखिर सच क्या था, क्या हुआ था। क्या यह दहेज हत्या का मामला था, क्या यह घरेलू विवाद के बाद हुई कोई दूसरी घटना थी, या फिर उस रात की सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच के बाद साफ होंगे। फिलहाल एक बात तय है, 14 महीने पहले जिस घर में शादी की खुशियां थी, वहां आज 2 परिवारों के हिस्से में सिर्फ आंसू, आरोप और इंतजार बचा है। इंतजार उस सच्चाई का जो शायद अभी पूरी तरीके से सामने नहीं है। क्राइम की इस पूरी कहानी पर कुछ चंद लाइनें हैं। जिस घर से हंसकर बेटी की डोली गई थी, आज वही हर आंख नम है। क्राइम की आज की इस कहानी पर कुछ चंद लाइनें। जिस घर से हंसकर बेटी की डोली गई थी, आज वही हर आंख नम है। किस्मत ने ऐसा दर्द लिखा कि हर रिश्ता भीतर से ही खत्म है। कोई बेटी खोकर रोता है, कोई बेटे के टूटने पर रोता है। सच चाहे जो भी निकले, मगर इस कहानी में हर अपना रोता है। कुछ बिछड़ने कब्र तक नहीं, पूरी उम्र साथ चलते हैं। लोग आगे बढ़ जाते हैं, मगर माँ बाप हर रात चुपके से मरते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे सोमवार रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्ते।